press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। योगी जी के राम राज्य में हर दिन महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार की नई नई इबारतें लिखी जा रही हैं। ताज़ा मामला हाथरस का है। 20 साल की दलित लड़की का 4 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। फिर उसके शरीर को इस कदर यातनाएं दी गई कि पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की उस शाम को ही ताज़ा पत्रकार से विदूषक बने अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल से ये शंखनाद किया। जय श्री राम, इनको सन्मति दे भगवान। जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। हाथरस की पीड़िता से की गई मीडिया की इन बेईमानियों पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं योगी जी के राम राज्य की। हालत ये हो गई है कि बेटियां शाम का झुटपुटा ढलते ही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकलना बंद कर चुकी हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की माँ बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। मोदी जी की ये बात थोड़ी पुरानी है पर हर दौर में खरी है। मोदी जी ठहरे भविष्य दृष्टा। उत्तर प्रदेश में घटी इस घटना का सबसे परेशान करने वाला पहलू है उत्तर प्रदेश की राजनीति और पुलिस प्रशासन के बीच जाति के आधार पर बनी जुगलबंदी। आज हम इसी पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति से ठाकुर हैं और उत्तर प्रदेश में आए दिन घट रही इन तमाम घटनाओं के पीछे जाति की एक अहम भूमिका है। जैसा कि हमेशा से होता आया है, आज का उत्तर प्रदेश, वहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ विशेष सवर्ण जातियों के अधिकारियों के चंगुल में है। एक मोटा आंकड़ा जो हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के 75 में से 46 जिलों में एसपी, डीएम या फिर आईजी रेंज स्तर के अधिकारी ठाकुर हैं। शेष बचे 29 जिलों में प्रदेश की सभी जातियों की हिस्सेदारी है। यही हाल उत्तर प्रदेश के 1463 थानों का है। इनमें से 50% से अधिक थानों के एसएचओ, जिन्हें उत्तर प्रदेश में एसओ भी कहा जाता है, सब ठाकुर जाति के हैं। यानी राम राज्य का वादा करके सत्ता में आए योगी जी ने राम जी की जाति को ही सुशासन का नुस्खा मान लिया है। प्रदेश में चहुओर ठाकुरवाद फैला हुआ है। इन्हीं में से एक नौकंज लोचन राजपूत पुलिस अधिकारी हैं हाथरस के वर्तमान एसपी विक्रांत वीर सिंह। इनकी प्रतिभा किसी परिचय के मोहताज नहीं। फिर भी बताए चलता हूं कि लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के मामले में शुरू से इनका रिकॉर्ड चमकता रहा है। जह जह पांव पड़े संतन के तह तह बंटा धार वाली प्रतिभा के धनी विक्रांत वीर सिंह आज हाथरस के एसपी हैं, तो वहां पर ठाकुरों ने दलित लड़की की इज्जत उतार दी, उसकी हत्या कर दी। इससे पहले साल 2019 में श्रीमान उन्नाव के पुलिस प्रमुख हुआ करते थे। तब भी इसी तरह से न्याय के लिए लंबे समय से भटक रही एक बलात्कार पीड़िता ने थक हार कर इनके दफ्तर के बाहर खुद को आग लगाकर जान दे दी थी। उस लड़की को भी न तो न्याय मिलना था न मिला। बात अभी खत्म नहीं हुई है। उसी उन्नाव में उन्हीं विक्रांत वीर सिंह के कार्यकाल में एक बलात्कार पीड़िता को उसके 6 आरोपियों ने सरेआम पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। उस युवती की भी मौत हो गई। हाथरस के मामले में भी विक्रांत वीर सिंह की पुलिस ने पहले बलात्कार का मुकदमा दायर नहीं किया, बल्कि उसे झूठा बताया गया और दलित उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया गया। इनकी महानता के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसके बाद तो आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं लेकिन चूंकि अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, तो उस पर विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मिता करके नहीं था, मैं तो यही करूँगा। 21-22 सितंबर के दरमियानी रात जब हाथरस के पीड़िता की लाश उसके गांव पहुंची, तब आधी रात को परिवार वालों को घर में ही कैद कर खेत में
अकेले में बिना परिवार वालों की मौजूदगी के पुलिस ने लाश को फूंक दिया। जिसे जीते जी सम्मान नहीं मिला, उसकी मौत के बाद अंतिम संस्कार में भी अपमान और अपयश ही मिला। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? आज तक की इस रिपोर्टर की पत्रकारिता को सलाम है, लेकिन खबरिया चैनलों में बैठे घोघा बसंतों की इस अमानवीय घटना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ गधापचीसी करनी थी और यह काम उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अंजाम दिया। अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया, रिपब्लिक भारत, सब ने एक सिरे से हाथरस की घटना को नजरअंदाज किया। इन एंकराओं की चमड़ी बहुत मोटी है। इस मौके पर भी बाकियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुशांत और चीन जैसे मुद्दों की आड़ ली, लेकिन एक आदमी का यहाँ मैं जिक्र खास तौर से करना चाहूँगा, वो है अमीश देवगन। गधापचीसी इन्हें भी करनी थी, लेकिन किस तरह से करनी थी वह इन्हें पता नहीं था। लिहाजा ये एक उड़ता तीर लेकर हाजिर हुए और वह तीर था मोदी भक्ति का। आखिरकार मोदी से नफरत, क्या यही है विरोध की सियासत कि हर बात में आप सियासत करेंगे, हर बात में आप विरोध करेंगे? क्योंकि नफरत एक इंसान से है और इस तरह बेइंतहा नफरत है कि 2014 से 2020 आ गया, लेकिन ये नफरत बढ़ती जा रही है विपक्ष की। आखिरकार ये छकपकाहट है या कहीं ना कहीं हार की खीज है, खुन्नस है, खुंदक है? इससे तो बेहतर होता कि तुम भी सुशांत, चीन, पाकिस्तान टाइप कुछ पकड़ लेते। कर्म तुम्हारे ऐसे हैं और शिकायत करते हो कि हर आदमी तुम्हें मंदिर का घंटा समझकर क्यों बजा जाता है। और इस बार टिप्पणी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास चीज। हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते के फेकम फेक इंटरव्यू का। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सुपर डुपर मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ हैं जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी। बहुत समय से हम इनको एक अदद इंटरव्यू के लिए मना रहे थे, लेकिन छोटे मोटे लोगों से सुधीर सर अक्सर बात नहीं करते। बड़ी मुश्किल से मनाया है उनको हमने, सिर्फ आपके लिए। आपका ये एहसान हमें याद रहेगा सुधीर सर। तो स्वागत है आपका इस फेकम फेक interview में। I'm very happy to be here with you, talking to you and so many people joining us today. बहुत इंतजार करवाया सर आपने। मेरा पहला सवाल आपसे है, सुना है आप हम लोगों से बहुत नाराज हैं, खासकर जी न्यूज में कोरोना वाली स्टोरी के बाद आप पजामे से बाहर हो गए थे। आपको कहीं नौकरी इसके बाद मैं मिलने नहीं दूंगा। अरे 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 सर, नाराज मत होइए, शांति शांति, गुस्सा थूक दीजिए, माफी दे दीजिए। थोड़ा हम टीवी चैनलों की बात कर लेते हैं, आपका भी मन थोड़ा बहल जाएगा। आजकल सच बोलने से टीआरपी तो मिल नहीं रही चैनलों को, तो आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो मार्क ट्वेन ने जैसे कहा है कि जितनी देर में सच अपने जूते का फीता बांधता है, उतनी देर में झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। जी जी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल पते की बताई। झूठ बोलने के मामले में तो आपको ऐसे भी लंबा चौड़ा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सब थोड़ा बहुत तो न्यूज की इज्जत भी करनी होगी, है कि नहीं? न्यूज भी क्या है? न्यूज मतलब, मेरा कहने का मतलब ईमानदारी से सूचनाएं देना लोगों को। आप भी जानते हैं कि आचार संहिता सिर्फ कागजों पर रहती है, ज्यादातर केसेस में आचार संहिता का पालन नहीं होता है। तो इसी तरीके से न्यूज का जो आचार संहिता है, जिसको आप कह रहे हैं कि आईएनबी मिनिस्ट्री जो आपको न्यूज की डेफिनेशन में, न्यूज चैनल्स के लाइसेंस में वो लिख के देना होता है, वो एक आचार संहिता की तरह है। वो खुलेआम वो लगातार टूटता भी है, लेकिन उसको हमारे देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने तो बहुत पहले ही वो आचार संहिता तोड़ना शुरू कर दिया था। पर आजकल एक डर तो बना रहता है सर कि कहीं कोई फैक्ट चेक कर ले, मिट्टी पलीद हो जाती है अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो। अब उसमें कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये अभी चेक करने का किसी के पास कोई समय नहीं है। एब्सोल्युटली राइट सर।
मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतना लंबा चौड़ा समय पत्रकारिता को दिया है और इस दौरान आपका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कौन सा है? अगर मेरी बात करें तो मैं कहूंगा कि 2000 के नोट में आपने जो नैनो चिप टेक्नोलॉजी खोजी थी वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। नॉट एनी मोर। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा, एक बार मुझे फिर से तुक्का लगा लेने दीजिए। आपने जो वो भांति भांति के जिहाद वाला शो किया था वो होगा मेरे ख्याल से आपका मास्टर स्ट्रोक, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या माना जाए, आप पूरी पत्रकारिता की, जो टेलीविजन की पत्रकारिता है, उसकी वाट लगाकर छोड़ेंगे? आपका टारगेट क्या है सर जीवन में? खत्म 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 खत्म। ओह, बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं। आपके जज्बे को सलाम रहेगा सर। बस एक आखिरी सवाल न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़ा थोड़ा पूछ लेता हूं। इन दिनों मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है उसे आप सही मानते हैं? जो बिजनेस मॉडल है न्यूज का, मुझे कई बार लगता है कि उस बिजनेस मॉडल भी वो एक बहुत बड़ी वजह है कि न्यूज में जो ये मिलावट आई है उसकी वजह से। वाह वाह, क्या बात कही आपने। लोगों को हमारा हाथ मजबूत करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए सर, थोड़ा सा और अगर बता सकें? न्यूज की जो गंभीरता है वो एक दिन वापस लौटेगी और ये जो ऑथेंटिसिटी न्यूज की है, ये इसके ऊपर लोग एक टाइम आएगा जब प्रीमियम देने को तैयार हो जाएंगे। आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली सर। खुदा खैर करे आपका। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देखा कि खबरों की दुनिया में आप लोगों की हिस्सेदारी कितनी जरूरी है। सुधीर जी, मतलब सुधीर चौधरी जी भी न्यूज़ लॉन्ड्री के इस विजन से इत्तेफाक रखते हैं। तो थोड़ी सी जेब आप भी ढीली करिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज़ाद मीडिया ही आज़ाद लोकतंत्र की गारंटी है। इस सरकार ने खबरिया चैनलों की डोर बहुत कायदे से कस रखी है। इसे पता है कि उन्हें किस मौके पर किस तरह से नचाना है। समय समय पर वो इनके लिए कुछ न कुछ चुग्गे फेंक देती है, जिसे ये चैनल चुगते रहते हैं। नया नया चुग्गा है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का। अब अयोध्या की तर्ज पर भगवान कृष्ण विराजमान मथुरा की कोर्ट में अपना मामला लेकर पहुंचे हैं और चैनल वालों की कंगारू कोर्ट के लिए जोरदार मसाला भी ले आए हैं। क्या गंगा जमुनी फॉर्मूले से मुक्त होगी कृष्ण जन्मभूमि? सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास है तो मुझे एक बात बताइए ना रहमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बड़े बचपन में हमने नारा सुना था, लेकिन क्या अब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद खत्म कराने या शांत कराने का वक्त आ गया है? ये बात आपने उस दिन भी सुनी होगी जिस दिन अयोध्या का फैसला आया। हम अयोध्या में बैठे कॉन्क्लेव कर रहे थे, एक एक आदमी जो वहां आया हर ने एक सुर में कहा कि हाँ, अगली लड़ाई मथुरा की लड़ेंगे। फिर आपको हैरानी क्यों हो रही है कि मथुरा में बहस की शुरू हो गई? मैं कह रहा हूँ ये कैंसर है, कैंसर। यही देश को तोड़ने की हमेशा साजिश करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू गंगा जमुनी भाईचारा की बात करेंगे, लेकिन अंदर से पाकिस्तानी होंगे, अंदर से बांग्लादेश का कहेंगे, अंदर से ये मुसलमान की तरह बात करेंगे, ये हिंदुस्तान की तरह बात नहीं करेंगे। इन्हीं चैनलों की कारगुजारियों से परेशान होकर पाकिस्तान वाली आंटी ने ये कहा था, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते हम कोई खास रिपोर्ट लेकर नहीं आए हैं, बल्कि एक छोटे से चैनल का एक टॉक शो लेकर आए हैं। यह चैनल उत्तर प्रदेश का है। R9 नाम के इस समाचार चैनल के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री ने बिल्कुल अलहदा अंदाज में कृषि बिल की बुराइयों, उससे जुड़ी समस्याओं को सामने रखा है। और यह सिर्फ बुराई करने के लिए की गई बुराई नहीं है, बल्कि यह बहुत देशज तर्कों के साथ इस मसले के तमाम पहलुओं का बहुत समग्र मूल्यांकन करता है। इस विषय पर मैंने 2 बार और भी चर्चा की। आज फिर चर्चा करने आया हूं इसी विषय पर, क्योंकि विषय भारत की 60-65% आबादी से जुड़ता है सीधे। किसने सिगरेट कौन सी पी मुंबई में, उसमें क्या था क्या नहीं था, वो विषय उतना बड़ा नहीं। अरे जिसने पी जो वो जाने, जिसने पिलाई वो जाने, तीसरे का कोस में कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। तो मुझे लगा वहां ध्यान लगाने से अच्छा है भारत की 65% आबादी से जुड़े मसले पर बात कर लूं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।